वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज हम हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में और आज हम यूनिवर्सिटी का टूर करने वाले हैं। आपको दिखाएंगे पूरी यूनिवर्सिटी के कैंपस को और यहाँ पे किस तरह की फ़ैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पे एडमिशन प्रोसीड्यूर के बारे में बात करेंगे और हम आखिर में बात मिलेंगे प्रोफेसर हारून से तो और उनसे पूछेंगे कि यहाँ के बारे में, जो कि इस यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हैं और अभी विदेश में यानी कि बिश्केक में किर्गिस्तान में प्रोफेसर हैं। तो उनसे मिलेंगे और उनसे जानेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में और जहाँ पे वो अभी कार्यरत हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का जो मेन बिल्डिंग है उसको आप यहाँ से देख लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन का जो फाउंडेशन हुआ था वो किस डेट पे हुआ था। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री एंड मेडिसिन एंड मेडिकल रिसर्च ये 15 नवंबर 1962 में हुआ था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाइब्रेरी एंड म्यूज़ियम है, ये भी 1970 में हुआ था। और यहाँ पे हम देखेंगे कि सारे डिपार्टमेंट्स एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंटेनेंस इंजीनियरिंग सेक्शन और ये सारा आप देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। सो दिस इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये बेसमेंट है, यहाँ पे ऐसे यहाँ से भी जा सकते हैं और इसका फर्स्ट फ्लोर भी है और इसके ऊपर भी सेकंड फ्लोर है। आज संडे है तो आपको कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा क्योंकि सारे स्टूडेंट्स छुट्टी पे हैं। संडे का दिन है, आज हमने इसको शूट करने के लिए सोचा क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं होगी इसलिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे लैबोरेटरीज़ यहाँ पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है और इसकी जो एंट्री है यहाँ से, ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी और ये रहा पूरा कॉरिडोर। दिस इज़ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एलिमेंटोलॉजी और ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंटोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का कॉरिडोर। ये हम सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं तो बिल्कुल सेम ही है। और इसके ठीक अपोजिट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इसका कॉरिडोर। और यहाँ से हम सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहे हैं, वो सेकंड फ्लोर पे आपने देखा और यहाँ पे बिल्ली सो रही है, लेफ़्ट में आप देख सकते हैं। और ये आप पॉज करके देख लीजिएगा अगर कैमरा इसको जस्टिफाई कर पा रहा हो, क्योंकि मेरे पास बहुत बढ़िया कैमरा तो नहीं है। एंड फॉर एडमिशन आप यहाँ पे ये देख लीजिए, कॉन्टैक्ट फॉर एडमिशन क्वेरी, ये आप सारा देख लीजिए। ये फर्स्ट फ्लोर पे ही है। यहाँ पे आपको एक एक करके थोड़ा सा बताऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन आप देख लीजिए फिर भी। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज़, इंजीनियरिंग साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे होते हैं। इंजीनियरिंग साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज़, तो सारे यहाँ पे होते हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे आ सकते हैं। ये सारे कोर्सेज़ के अलावा यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज भी है, तो वो भी हम आपको घुमा के दिखाएंगे। सो वी आर बैक टू द ग्राउंड फ्लोर और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है और ये आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में क्या क्या यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बोटानिक केमिस्ट्री, क्लिनिकल रिसर्च, टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेस्ट्री, ये सारे हैं। इसके बीएससी और एमएससी दोनों के प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये रहा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया,
ठीक है। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चों की पढ़ाई के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए ये हेल्प करता है, तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फैसिलिटेशन सेंटर और इसके कॉन्टैक्ट्स। ये ग्राउंड फ्लोर पे ही है। तो यहाँ से जब आप एंट्री करेंगे तो ये आपको डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री दिख जाएगा। ये हम पहले दिखा चुके हैं लेकिन फिर भी आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। और ये रहा चांसलर एंड वाइस चांसलर का जो सेक्रेटेरिएट है, ये रहा फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर है। यहाँ से जाने का रास्ता इधर से है। और दिस इज़ डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये आप देख सकते हैं। और यहाँ का कॉरिडोर कुछ ऐसा है। आज संडे है तो हम अंदर जाके आपको दिखा नहीं सकते, अदरवाइज़ मैं अंदर जाके आपको भी दिखा सकता था। अभी हम मेन बिल्डिंग से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे हम आ चुके हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन यूनानी मेडिसिन। यहाँ पे नीचे लिखा है जामिया हमदर्द। और अगर हम इसको थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, ये रहा मेन बिल्डिंग, डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। और इसी में है स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये लेफ़्ट की तरफ जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन यूनानी मेडिसिन। और इसमें क्या क्या है ये आप देख सकते हैं, मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा आप कैंपस देख लीजिए। और ये रहा स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, ऑफिस प्रॉक्टर, ऑफिस ऑफ प्रोवोस्ट, फॉरेन स्टूडेंट्स एडवाइज़र ऑफिस, डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस, ये सारे इसके अंदर ही हैं। अभी हम आ चुके हैं स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च SPER में। सो दिस इज़ द नंबर 1 इन इंडिया एज़ पर द सोर्सेस। और ये कैंपस कितना हरा भरा है आप देखिए, और कितना ही खूबसूरत सा बिल्डिंग है। और यहाँ पे ये मेन बिल्डिंग का रास्ता है, यहाँ से आप जा सकते हैं। और ये रहा पूरा बिल्डिंग, और ये काफ़ी बड़ा है। आपको थोड़ा सा घुमा के दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये पूरे आपके कैमरे में जितना आ रहा है आप यहाँ तक वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे सारा ये पूरा बिल्डिंग है। और ये रहा, काफ़ी ग्रीन है और बहुत ही खूबसूरत कैंपस है। आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह की सड़कें हैं यहाँ पे। आपको दिख जाएगा यहाँ पे एक गाड़ियाँ आ रही हैं क्योंकि संडे है। अगर ये कोई नॉर्मल डे होता तो फिर यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आपको देखने को मिल जाते। काफ़ी खूबसूरत सा कैंपस है। तो चलते चलते हमने यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड देखा, तो यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड का भी आपको टूर दिखा देते हैं कि किस तरह से है। तो यहाँ से ये कुछ एंट्री इस तरह से है। और यहाँ पे ये एक ओपन एयर जिम भी है। और उस तरफ आप देख सकते हैं फुटबॉल ग्राउंड। और ये रहा आपका क्रिकेट ग्राउंड। यहाँ पे फ्लड लाइट्स भी हैं। ये बहुत बढ़िया फ्लड लाइट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और काफ़ी बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, कोई छोटा मोटा ग्राउंड नहीं है। और रात को जो फ्लड लाइट्स जलती है तो बहुत ही मज़ा आता है इसको बाहर से देखने में भी। और जो खेल रहे हैं वो तो एंजॉय कर ही रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं तो आपको सच में ये फैसिलिटीज़ एंजॉय करने के लिए मौका मिलेगा। और बहुत ही बेहतरीन चीज़ को आप एंजॉय करेंगे। ये आप देख सकते हैं, आज संडे है तो काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। और ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ये सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए नहीं है। यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं, यहाँ पे मेला भी लगता है। ठीक है, तो बाहर से भी लोग आते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग। और ये जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ से ये वाला यहाँ से गैलरी आप कह लीजिए, तो वहाँ से बैठ के आप मैच एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिसर्च में। ये आप बिल्डिंग देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। ये मेडिकल कॉलेज है।
या आपको थोड़ा सा बिल्डिंग का ओवरव्यू दे देते हैं ये कैसे दिखता है। यहाँ पे सिर्फ मेडिकल कॉलेज ही नहीं, यहाँ पे नर्सिंग का भी कोर्स होता है और पैरामेडिकल का भी होता है। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में कुछ भी जानना, अगर जो भी कोर्सेस यहाँ पे इंडिया में अगर अवेलेबल नहीं है जो भी है, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बहुत सारे डिटेल्स बताऊंगा यहाँ के बारे में। तो अभी हम अंदर जाके देखते हैं मेडिकल कॉलेज के। तो ये आपका एंट्री है, यहाँ से आप जा सकते हैं। ये देखिए, और ये काफ़ी खूबसूरत आर्किटेक्चर है। ये ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट पे पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे क्या होता है कि बिल्डिंग काफ़ी ठंडा रहता है। और ये इनसाइड है, और हम यहाँ के सारे डिपार्टमेंट्स आपको दिखा देंगे बोर्ड में। तो लेट्स सी एंड चेक आउट द लेफ़्ट विंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो और देख लीजिए कि यहाँ पे। सो लेट्स मूव ऑन टू द राइट विंग, और उसमें क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं और क्या क्या अवेलेबल है ये देख लेते हैं हम एक बार। बेसमेंट में फिजियोलॉजी, फिर ग्राउंड फ्लोर में एनाटॉमी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ये सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं। और यहाँ की जो सबसे अच्छी बात है आपको दिखाना चाहूँगा कि इस बोर्ड में, ये बोर्ड देखिए, ये एक रैगिंग फ्री कैंपस है। रैगिंग इज़ ए क्राइम। सो यहाँ पे कोई भी किसी को रैगिंग नहीं करता। नॉर्मली आपको मेडिकल कॉलेज के बारे में, इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में यही सुनने को मिलता है कि वहाँ पे हॉस्टल्स में काफ़ी रैगिंग होती है, या बहुत सारे बच्चे सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते हैं, शराब पीते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, और मैंने खुद देखा हुआ है, यहाँ पे कोई किसी भी तरह से कोई भी स्मोक या कोई भी शराब पीता हुआ इस कैंपस में कभी भी नहीं पाया जाता। ये बहुत ही बेहतरीन बात है। और थोड़ा सा आप इस बिल्डिंग को देख लीजिए। दिस इज़ रियली लुकिंग नाइस। और ऊपर मैंने प्लास्टिक का लगा हुआ है ताकि पूरा लाइट और ब्राइट रहे। बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है हमें। एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इतने जामुन के पेड़ हैं, ये आप देख सकते हैं जामुन के पेड़। जामुन मेरा बहुत ही फेवरेट है, और इसे अगर आप खाएंगे तो आपको डायबिटीज़ का काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। ये देखिए कितने सारे जामुन पड़े हुए आपको मिल जाएंगे। ये देखिए बहुत सारे जामुन पड़े हुए हैं, खाने के लिए भी कोई नहीं है। तो मेडिकल कॉलेज से बाहर निकलते ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, और ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं। ये भी काफ़ी खूबसूरत सा दिख रहा है, और इसके साथ ही यहाँ पे ये मेडिकल कॉलेज भी है। ये वाला बिल्डिंग जो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, ये आप देख लीजिए। और ये रहा बोर्ड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे कोर्सेज़ के बारे में, कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे ऑफ़र होते हैं। डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी, प्री-टिप, BUMS, ये सारे MD यूनानी। तो यहाँ पे सारे कॉन्टैक्ट हैं, ये आप देख सकते हैं। यूनानी के बारे में आपको बता दूं कि ये एक नेचुरोपैथी है, और जड़ी बूटियों के साथ ये इलाज होता है बिना किसी इंग्लिश मेडिसिन के। डिपार्टमेंट ऑफ यूनानी से बाहर निकल के हम आके पहुंच चुके हैं हमदर्द कन्वेंशन सेंटर। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और ठीक कन्वेंशन सेंटर के साथ ही लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं, दिस इज़ सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। तो जो लोग ऑफ़लाइन नहीं आ सकते, जो बच्चे हमारे ऑफ़लाइन नहीं आ सकते, अगर ऑनलाइन भी यहाँ से पढ़ना चाहते हैं, सो उनके लिए ये फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप थोड़ा सा घूम के देख लीजिए ये किस तरह से दिखता है। यहाँ पे फ्लैग्स लगे हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत सा कैंपस है।
हमदर्द कन्वेंशन सेंटर के ठीक सामने है। आपको थोड़ा घुमा के दिखा देता हूँ, ये बिल्डिंग, और यहाँ से आपको शायद विजिबल नहीं हो रहा होगा, अगर आप बोर्ड पढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे स्कॉलर्स हाउस है, और ये बिल्डिंग कुछ इस तरह से दिखता है। और स्कॉलर्स हाउस के पास एक बहुत ही बेहतरीन कैफ़े है, इसका नाम है क्लासिक कैफ़े। ये आप देख सकते हैं, क्लासिक कैफ़े। आज संडे है तो गेट बंद है। मैं आपको थोड़ा सा बाहर से दिखा देता हूँ कैसे दिखता है। काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत है। वैसे तो बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अगर मैं आपको घुमा के दिखाने लगा तो पूरा एक दिन लग जाएगा, और इतना समय हमारे पास है नहीं। तो हमदर्द यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता दूं कि इट वाज़ फाउंडेड इन 1962। अगर आप विकिपीडिया में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये 1963 में है, लेकिन मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखा दिया था कि 1962 का जो बोर्ड है वहाँ पे वो बोर्ड लगा हुआ है। तो इसका जो शुरुआती नाम था वो हमदर्द तिब्बी कॉलेज था, जो कि बाद में यूनिवर्सिटी बना। जब यूनिवर्सिटी बना ये 1989 में। इसके जो फाउंडर हैं वो है हकीम अब्दुल हमीद। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक गेस्ट से मिलाऊंगा जिनका नाम है प्रोफेसर हारून। तो अभी वो विदेश में रहते हैं और किर्गिस्तान में रहते हैं, किर्गिस्तान के बिश्केक में, और वहाँ पे वो प्रोफेसर हैं। तो उनसे मिलते हैं। ठीक है, तो आज हमारे साथ आ चुके हैं डॉक्टर हारून। तो डॉक्टर हारून, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इसी कॉलेज के एलुमनाई हैं? हाँ, मैंने हमदर्द का ही एलुमनाई हूँ। मैंने यहाँ से 2010 में एडमिशन लिया था इन एमएससी टॉक्सिकोलॉजी, और उसके बाद पीजी करने के बाद मैंने हमदर्द से ही पीएचडी किया है, और उसके बाद मैंने यहीं पे मतलब रिसर्च वर्क भी किया है काफ़ी सारा। सो उसके बाद मैं यहाँ से बाहर गया हूँ। जैसे आपने बताया कि मैं बिश्केक किर्गिस्तान में हूँ, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है अलातो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मैं अभी एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे बता दीजिए, क्योंकि हमने पूरे वीडियो की शुरुआत में अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से कौन से डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, तो वो सब हमने दिखा दिया। तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे अगर नए बच्चे एडमिशन लेना चाहते हों, यहाँ पे वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा? थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता दीजिए, और कैसे कैसे वो आगे बढ़ें। बेसिकली जो हमदर्द में है यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, चाहे वो बीसीए हो, चाहे वो एमसीए हो, चाहे वो एमबीए हो, एमबीबीएस हो, या फिर बीएससी, बीकॉम और ये सब डिग्रीज़ हो। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स ऑफ साइंस हो, मैनेजमेंट हो, लॉ हो और नर्सिंग हो, ये सब कोर्सेज़ हैं यहाँ पे। तो डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम साइंस की बात करें तो इसमें बेसिकली पहले बीएससी के लिए 10+2 विद 55 to 60% ऑफ मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद यहाँ का अलग क्राइटेरिया है कि उनको एग्ज़ाम लेना चाहिए, और फिर उनका अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया है। सेम एज़ एमएससी, जब वो पीजी कर ले, ये पीजी के लिए एप्लीकेबल होते हैं या पीजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो 55% मार्क्स होने चाहिए। और फिर कैटेगरीज़ हैं और उनके लिए अलग क्राइटेरिया। सो बहुत सारे कोर्सेज़, अगर हम जैसे कि मैं फील्ड ऑफ साइंस से हूँ, तो बेसिकली हम उस पे ही वो करेंगे, एम्फेसिस करेंगे। चाहे बच्चा केमिस्ट्री हो, बायोकेमिस्ट्री हो, टॉक्सिकोलॉजी हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, इन सब, या क्लिनिकल रिसर्च इवन, तो उसमें एक अच्छा करियर बना सकता है यहाँ पे आके। जैसे हम कह रहे हैं कि मतलब डिफरेंट कोर्सेज़ हो सकते हैं यहाँ पे, तो साथ ही साथ उसके भी कि यहाँ पे यूनानी फैसिलिटी एक अच्छी है, कि जहाँ पे जिसको हम कहते हैं नेचुरोपैथी, नेचुरल चीज़ से इलाज करना किसी भी चीज़ का। सो बहुत अच्छा रिसर्च है उसमें, बहुत अच्छा सेटअप है, हॉस्पिटल भी है। तो यहाँ के बेसिकली जो बहुत सारे बच्चे हैं, एलुमनाई हैं, वो यहाँ से इंडिया से बाहर हैं,
ठीक, ये तो एक साइंस का हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक कोर्स है जिसको हम कहते हैं कि MBBS, जिसके लिए नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ यहाँ पे सीट्स दी जाती है मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें फिर एडमिशन होता है। अब साथ ही साथ अगर बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेता है, ओके, वेल एंड गुड कि यहाँ पे एडमिशन हो जाता है, तो इंडिया में रह के वो अपना अच्छा खासा पढ़ सकता है। तो अब हम बात करेंगे इस बारे में कि जैसे कि यहाँ पे कोई कोर्स किया जाता है और बाहर के में क्या फ़र्क है बेसिकली। सो बेसिकली जैसे मान लीजिए कि हमदर्द के साथ बहुत कॉलेज का MOU होता है, बहुत यूनिवर्सिटीज़ का MOU होता है। तो जैसे बच्चे हम MBBS की बात करें तो MBBS के लिए बहुत एक तो कैपिटल की ज़रूरत होती है, और बच्चा जिसने ऑलमोस्ट लाइक 55% स्कोर किए हों 10+2 में, और साथ ही साथ नीट क्वालिफाई कर रखा हो। अगर मान लीजिए कि उसका तो आपको बता दूं कि यहाँ पे इतने ज़्यादा मच्छर हैं कैंपस में क्योंकि मानसून का टाइम है और काफ़ी घास हैं, तो घास की वजह से बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं, तो यहाँ पे बैठा नहीं जा रहा। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी एंडेड। हम अब घर पे चलते हैं, घर पे चल के ही बात करेंगे कि बिश्केक के बारे में और वहाँ के बारे में और यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी सारी बातें करेंगे। लेकिन हम इससे पहले यहाँ पे हमें मच्छर खा जाएँ, हमें डेंगू मलेरिया हो जाए, हम घर चलते हैं। तो अभी हम घर आ चुके हैं, वहाँ पे बहुत मच्छर काट रहे थे, सो वी डिसाइडेड टू कम होम एंड स्टार्ट द पॉडकास्ट, और आप जो भी कह लीजिए सर पॉडकास्ट कह रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वहाँ पे हम डिस्टर्ब भी हो रहे थे, वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे खेल रहे थे और मच्छर भी काफ़ी थे, सो आउटडोर वाज नॉट गुड। इस वजह से हमने सोचा कि आप घर ही आ जाते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ बिश्केक के बारे में। बिश्केक इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ किर्गिस्तान, और वहाँ का मौसम मैंने सुना है काफ़ी अच्छा है बिकॉज ऑफ द हाई ऑल्टीट्यूड। वहाँ का जो ऑल्टीट्यूड है 800 मीटर की हाइट पे है वो, तो वहाँ पे मौसम काफ़ी सुहाना रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है, घूमने फिरने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। और जो शहर की एरिया है, टोटल एरिया दैट्स अराउंड 386 किलोमीटर, जो कि दिल्ली से लगभग मान लीजिए आप 3 गुना छोटा होगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा शहर है। वहाँ पे कोई भी केओस नहीं है। उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करेंगे आगे प्रोफेसर साहब से। तो सबसे पहले तो हम वहीं से शुरू करते हैं, जैसे कि हमने जामिया के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि हमने जो भी डिस्कस कर लिया उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हमारे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें और क्या क्या, दोबारा से आप बताइए थोड़ा सा। जैसे हमने कहा कि जामे में डिफरेंट कोर्सेज हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। कोई चाहे बिजनेस में जाए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं, कोई चाहे तो लॉ में चला जाए, कोई चाहे तो नेचुरोपैथी जिसको हम BAMS यूनानी मेडिसिन कहते हैं, बिल्कुल, या कोई चाहे तो BSc कर सकता है, ठीक, या फिर B.Pharma कर सकता है, और अलग अलग रिक्वायरमेंट्स। जैसे हमने कहा पहले भी जब आप टूर दे रहे थे कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है, नंबर 1 पे है B.Pharma ऑफ जामिया, तो उसके लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और सेम लाइंस पे अगर हम देखें, नॉर्मल क्राइटेरिया जो होता है किसी भी साइंस ग्रेजुएशन के लिए या साइंस PG के लिए 55% मार्क्स होता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी एलिवेट करती है, चाहे वो एग्ज़ाम ले चाहे नॉर्मल एलिवेशन करे, और उस हिसाब पे मेरिट बनता है, स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, 55% आप कहा, हाँ, आपने कहा, ठीक है। उसके अलावा अब डिफरेंट अगर हम देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ कुछ सीट्स रिज़र्व होती हैं जी, रिज़र्व सीट, तो हो सकता है कि उनके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कुछ रिलैक्सेशन हो। तो अब हम लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट कोर्स जिसको हम कहते हैं MBBS, ठीक। जैसे कि हमने बताया कि हमदर्द के पास एक फुल फ्लेज अपना कॉलेज है MBBS के लिए, जिसको हम कहते हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक। उसका क्राइटेरिया अलग है। उसका क्राइटेरिया है कि आपने 10+2 कर लिया विद 55% मार्क्स एंड एलिजिबल हो आप नीट के लिए, और उसके बाद आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नीट जो भी है दे दिया, और उसके बाद आपने क्वालिफाइंग स्कोर लाके आपको एलिजिबिलिटी बनती है। उसके बाद भी मेरिट के हिसाब से सीट्स डिसाइड होती है, ठीक। मेरिट के हिसाब से सीट्स बनती हैं, आप अप्लाई करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होंगी, आपकी लिस्ट में नाम आएगा। क्योंकि ये जो सारा क्राइटेरिया है ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू कंट्रोल्ड चीज़ होती है, ठीक। ये नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होता है और उसी हिसाब के साथ सीटें बढ़ती हैं। तो ये एक और चीज़ है कि जो इंडियन स्टूडेंट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। और अब हम एक और पर्सपेक्टिव लेते हैं। मान लीजिए कि बच्चे ने क्वालिफाइंग कर भी लिया,
क्वालिफाई कर लिया। आप नीट की बात कर रहे हैं? हाँ, नीट क्वालिफाई कर लिया और वो चाह रहा है कि मैं MBBS करूँ। ठीक है। ठीक, तो क्या करे वो, एक क्वेश्चन रहता है, माँ बाप के जहन में भी रहता है, दूसरे के भी जहन में रहता है। तो आज के ज़माने में या इससे पहले भी लोग ऑप्ट कर रहे हैं कि बाहर जाना, बाहर मतलब यूजुअली हम कहते हैं कि इंडिया के बाहर जाना, अब्रॉड जाना। तो अब्रॉड जाने के लिए हर किसी के पास कैपिटल होना ज़रूरी है। कैपिटल मतलब पैसों का ज़रूरत होनी है। हाँ, मतलब अगर कहीं भी जा रहे हैं तो पैसे तो चाहिए जी। तो आप कैसे किस कंट्री का चुनाव करें, ये इम्पोर्टेंट है। मोस्टली इंडिया में क्या होता है कि बच्चे चाहते हैं कि USA जाएं हाँ। या यूरोप जाएं, फिर ऑस्ट्रेलिया जाना भी चाहते हाँ। हैं। तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, क्या यही ऑप्शन है या इसके अलावा और भी कहीं और जा सकते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत ना पड़े? क्योंकि सारे लोगों के पास बहुत पैसा नहीं होता है, लेकिन पढ़ने की काफ़ी इच्छा शक्ति होती है, तो वो कहाँ जा पाएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि बच्चे मतलब वर्ल्ड वाइड जा सकते हैं, जहाँ पे वो इंडिया की डिप्लोमेसी अच्छी है, वीज़ा आराम से मिलता है, तो वो जा सकते हैं। मतलब डिपेंड्स अपॉन द कैपिटल, पर्सनल चॉइस, वो जा सकते हैं। अगर हम देखें कि अब आपको कैपिटल भी कम चाहिए या कंफर्टेबल चाहिए या इतना खर्चा यहाँ पे हो रहा है उतना उस कंट्री में हो रहा है, ऐसा कुछ, तो उसके लिए किर्गिस्तान वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। ठीक है। हाँ, तो अगर हम देखें किर्गिस्तान हम क्यों चूज़ करें, फर्स्ट हम देखेंगे इंडियन डिप्लोमेसी। ओके। इंडियन डिप्लोमेसी मतलब इंडिया का कैसा रिश्ता है उस कंट्री के साथ। जो इंडियन डिप्लोमेसी है किर्गिस्तान के साथ वो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत सारे इनके अपने तो आपका ये कहने का मतलब है कि अगर हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फिर वो हमें पॉजिटिवली देखेंगे, क्योंकि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो वो हमें ज़्यादा मतलब डिनाइल का चांस जो है वो कम हो जाता है। वो डिनाइल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक, अब वो हो गया एक प्रोस्पेक्टिव। दूसरा प्रोस्पेक्टिव पैसा। ओके। जैसे हम कहते हैं कि 1 रुपीज़ वहाँ की करेंसी जो है वो है किर्गिस्तानी सोम। हाँ, ओके। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 किर्गिस्तानी सोम। यहाँ का 1 रुपया वहाँ का 100, वो बराबर है। ओके। मान लीजिए आप यहाँ पे 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, वो वहाँ का 100 रुपये है। ठीक है। अब मान लो आपके बच्चे के किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है, जो भी जैसे भी हो रहा है, तो आप चूज़ कर सकते हैं कि किर्गिस्तान एज ए कंट्री। क्यों चूज़ कर सकते हैं? पहले क्लाइमेट के हिसाब से बहुत क्लीन कंट्री है। वही मैंने शुरुआत में बोला कि ये काफ़ी क्लीन है, काफ़ी बहुत ही अच्छा वेदर है वहाँ पे, बहुत अच्छा वेदर, बहुत अच्छे ऑल्टीट्यूड पे भी है, जिस वजह से काफ़ी आपको अच्छा फील होगा। ह्यूमिडिटी बिल्कुल फील नहीं होगी। हाँ, तो उसमें भी क्या पॉजिटिव है इंडियंस के लिए? पहले कि ऑलरेडी बहुत सारे इंडियन बच्चे हैं जी, ठीक, और फीस स्ट्रक्चर जो भी है वो कंफर्टेबल टू इंडिया है। ओके। और जैसे भी जो कॉलेज की पढ़ाई होती है वो अकॉर्डिंग टू इंडियन करिकुलम होती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। भले ही करेंसी जो है इक्वल टू इंडिया हो, यानी कि 1 रुपये और 1 सोम बराबर है, लेकिन क्या वहाँ पे खर्चा ज़्यादा है? क्या पता यहाँ पे जैसे 10,000 कोई फीस ले रहा है किसी कोर्स के लिए या ट्यूशन के लिए, तो हो सकता है वहाँ पे वो 20,000 हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम क्यों कह रहे हैं कि कंफर्टेबल है, फी ऑलमोस्ट सेम है, इंडिया के बराबर, करेंसी भी बराबर है। प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, हो सकता है जिस कॉलेज में आपकी चॉइस हो जी, एज कम्पेयर टू दैट कॉलेज किर्गिस्तान कॉलेज में कम हो। ओके। ये भी हो सकता है। अगर नाम न ले, नामचीन यूनिवर्सिटीज़ भी होती है जिनमें मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो हो सकता है उनकी फ़ी करोड़ में चली जाए। ओके। लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान में, फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसका अलातू यूनिवर्सिटी हम नाम कहते हैं, वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मतलब हाफ उसका गवर्नमेंट का है और हाफ टर्किश है, यानी कि सेमी गवर्नमेंट। तो वो सब प्रोसेस रेगुलेटेड चलता है, किसी की मनमानी। और ये रेगुलेशन जो है, रेगुलेशन किसका है? क्योंकि ये गवर्नमेंट, आपने कहा कि तुर्की का है। हाँ, नहीं, सेमी गवर्नमेंट, आधा टर्किश आधा किर्गिज। तो फिर ये जो नियम है वो किर्गिस्तान के अकॉर्डिंग चलता है? वो किर्गिस्तान के अकॉर्डिंग चलता है। तो वो नियम जो भी होता है, लेकिन वो देखा जाता है कि बच्चे कहाँ से। बेसिकली क्या होता है, हमारे यहाँ की गाइडलाइन से एमएनसी गाइडलाइन के हिसाब से होता है, या एमसीआई की रेगुलेशन होती है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके हिसाब से चीज़ें चलती हैं। ठीक, तो अब जो हमने यूनिवर्सिटी कहा, जैसे अलातू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उसका अपना फीस स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक, हर चीज़ में। अब हम उस यूनिवर्सिटी का नाम क्यों ले रहे हैं? उस यूनिवर्सिटी का नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पे और भी टीचर्स हैं जो कि इंडियन ऑरिजिन से हैं।
ओके, तो ये ठीक। काफ़ी बेनिफिट होगा। हाँ। क्योंकि पहले से वहाँ पे इंडिया के प्रोफेसर्स हैं और ये कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं है, मतलब कि और ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश कब हुई थी? ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी 1996 में। ओके, ठीक, तो लगभग 30 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। लगभग ऑलमोस्ट लाइक 1991 में किर्गिस्तान ने इंडिपेंडेंस ली है रशिया से। इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, ठीक, मतलब आज भी रशियन इन्फ्लुएंस है, आपको दिखेंगे रशियन लोग वहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज दो है, ओके, रशियन भी है और किर्गिज भी है। अच्छा, ठीक, लेकिन हम बच्चे को क्या करते हैं, जैसे वहाँ पे लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है कई सारे कंट्रीज में। मैं आपको बताऊं, जैसे कई सारे कंट्रीज में ये होता है कि पहला साल खाली लैंग्वेज को दिया जाता है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में या अलातो यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता। लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है और साथ साथ में मेडिकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मैं आपको रोकना चाहूँगा। तो जो हमारे बच्चे यहाँ पे हैं, भारत में हैं, तो क्या उनको रशियन या किर्गिस्तान का जो लोकल लैंग्वेज है वो आना चाहिए या वो इंग्लिश से भी काम चला सकते हैं? देखिए, एक गाइडलाइन है मेडिकल काउंसिल की, एनएमसी गाइडलाइन है कि सारा जो कोर्स है वो इंग्लिश में होना चाहिए। ओके, कोर्स शुड बी इन इंग्लिश, टीचिंग भी इंग्लिश में, और जो उनका स्टडी मटेरियल है वो भी इंग्लिश में होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज। ठीक, रशियन हो गई या किर्गिज हो गई, वो अपना रशियन में और किर्गिज में होगी। बाकी जो सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश में पढ़ाए भी जाते हैं और इंग्लिश में उनकी टेक्स्ट बुक्स भी होती है। ठीक है, वहाँ पे मैंडेटरी ये है कि बच्चा कहीं से भी आए, लाइक ऑलमोस्ट जो हमने यूनिवर्सिटी का नाम लिया अलातो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का, तो उसमें ऑलमोस्ट 30 नेशनलिटीज़ के बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ओके, चाहे इसका मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, पढ़ाई के दौरान नहीं होगा। लेकिन अब हम सोचते हैं कि यार बच्चे को रशियन या किर्गिज पढ़ना क्यों? क्योंकि अगर वो किसी कंट्री में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रशिया में जा रहे हैं, ये पार्ट ऑफ यूएसएसआर है, तो वहाँ पे लोकल में अगर उनको बाज़ार से कुछ लेना है या किसी से बात करनी है तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज आना चाहिए। तो उसके लिए हम उनको लैंग्वेज पढ़ाते हैं। ओके, ताकि उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशानी ना हो। और अगर वो कुछ वहाँ रहते हुए कुछ काम करना चाहें तो क्या ये सब कर सकते हैं? क्या वहाँ पे इस तरह का नियम है? देखिए, वहाँ पे रहने में, क्योंकि मेडिसिन में ऐसा चीज़ है, मेडिसिन बाकी डिग्री की तरह नहीं है जी, ये फुल फ्लेज डिग्री है। ठीक है, इसमें ये होता है कि जैसे पहले साल में बच्चा मतलब अडाप्ट होता है, ठीक, पढ़ना स्टार्ट करता है, ये सब धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हैं, फिर उसके बाद क्लिनिकल रोटेशंस होती हैं, पढ़ना भी पड़ता है, और जब वो कंप्लीट अपनी चीज़ें करते हैं उसके बाद वहाँ पे वो सोच सकते हैं कि जॉब करें आफ्टर 5 years, आफ्टर 6 years। क्योंकि मेडिसिन ऐसी चीज़ है जिसमें नॉलेज होना, आपका होल्ड होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास नॉलेज हो, आपका होल्ड हो, तभी जाके आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। क्यों? अगर आप साथ साथ काम भी करना चाहे कहीं ना कहीं आपका एजुकेशन उसमें सफ़र होने लगता है पॉजिटिवली। तो ये चीज़ होती है, और इंक्लूडिंग ये भी कि फॉर एग्जाम्पल जब मैंने कहा आपको कि इतना महंगा नहीं है वहाँ पे। अगर हम कहें, जैसे आपने कहा कि बाहर कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में बच्चे काम करते हैं जी, क्योंकि फ़ी वहाँ पे लगभग बहुत ज़्यादा है, मतलब $20,000 $30,000। यहाँ पे आपको पूरा कोर्स ही 5 साल का 6 साल का हो जाता है जी, मतलब उतने पैसे में। तो बच्चे को आई थिंक कि ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत है। जब बच्चे को नॉलेज आ जाती है, उसको समझ आता है कि क्या किया मैंने, कैसे चल रहा है चीज़ें, फिर वो खुद ही एक टाइम पे अपने टांगों पे खड़े होकर चीज़ें करने लगते हैं। और दूसरी चीज़ अच्छी क्या है कि हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में हम USMLE की कोचिंग कराते हैं। USMLE, यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लीगल एग्जामिनेशंस, ये एक कराते हैं। ठीक, ये एक एग्ज़ाम ऐसा है कि जो हार्डेस्ट एग्ज़ाम, वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। ठीक है, और वो कोचिंग भी जो भी होती है वो फ्री होती है, और फ्री ऑफ कॉस्ट। यूएस से क्या कनेक्शन है? क्योंकि हम जब अपना डॉक्टर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, वो वहाँ पे जाके फिर अपना रेजिडेंसी कर सकता है, वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकता है यूएस में। हाँ, यूएस में। जो ये एग्ज़ाम है इसकी 3 स्टेप्स होते हैं, उन तीनों स्टेप्स की हमारा क्लब बना हुआ है बच्चों का, उसमें बैठ के फिर बच्चे तैयारी करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जब भी बच्चा ज्वाइन करना चाहिए। बेसिकली मेडिसिन में एक सिंपल सी चीज़ है कि ऑलमोस्ट टीचर तो मेहनत करता ही है, लेकिन ज़्यादा मेहनत बच्चे की होती है। 90% इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट और 10% एक टीचर पे डिपेंड होता है।
ठीक, नॉलेज गेन करना, मेहनत करना, और फिर बच्चे वैसे तैयार होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब बच्चे बाहर जाके मेहनत नहीं करते, बहुत ज़्यादा मेहनत करते और एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दिल्ली में बैठे, बहुत सारे हमारे ऐसे कुलीग्स हैं या ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ से तैयार होके आए हैं और यहाँ पे काम अलग अलग हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं जी। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन है कि हमें MBBS ही क्यों करना चाहिए या MBBS क्यों करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल एक लेमैन की तरह सोचें कि यार मैं MBBS करूँ क्यों। MBBS एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है या एक ऐसी वे है जो बहुत दरवाजे खोलती है। ये एक चीज़ नहीं है, आप चाहो तो आप क्लिनिशियन बन सकते हो कि मतलब आपका क्लिनिकल सेटअप है, आप बैठ गए, आपने अपना कर लिया। दूसरी चीज़, आप हॉस्पिटल चले गए, आपने हॉस्पिटल में किया व्हाट्सएवर, आपने स्पेशलाइजेशन किया, आपने वो किया। बिल्कुल। तीसरी चीज़ कंपनीज जैसे कि रैकेट एंड मैनचेस्टर हो गई, आरपी जिसको हम जानते हैं यूजुअली डेटॉल के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। ठीक, और फाइजर हो गई, एस्ट्राजेनेका हो गई, ये सब कंपनीज में डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये रिसर्च के लिए होती है, ये सेफ्टी के लिए होती है, ड्रग टेस्टिंग एंड सेफ्टी। इनमें चीज़ें चलती हैं जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स चलती हैं जिसमें यूज़ होते हैं डॉक्टर्स। डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, वो जो भी उनका प्रोसीजर है वो करते हैं। उसके बाद और भी चीज़ें हैं जैसे फार्माकोविजिलेंस, वो भी कॉर्पोरेट का है। नहीं चाहता कोई बच्चा कि मैं हॉस्पिटल जाऊं, वो चाहता है कि मैं कॉर्पोरेट में जाऊं, अपना जो भी है 8 to 9 10 to 4 व्हाट्सएवर जैसे हम करते थे। हाँ, जैसे हम करते थे। सो यूजुअली ठीक, वो भी एक ऑप्शन है। मतलब बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, बहुत सारे वेन्यूज़ खुल जाते हैं आफ्टर डूइंग MBBS। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया आओगे और आपको प्रॉब्लम होगी या बाकी सब नहीं। अगर आपके पास नॉलेज है, आप किसी भी कंट्री से करके आओ, आपका वेटेज सेम रहे, क्योंकि बुक सेम है, मटेरियल सेम है, एजुकेशन सेम प्रोवाइड की जाती है। तो अगर कोई वहाँ से पढ़ के आता है तो यहाँ पे भी वो डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकता है, डॉक्टर बन सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है। हाँ, आराम से जी। ठीक है, तो मेरा दूसरा सवाल आपके लिए ये होगा कि अगर हमारे बच्चे जिन्होंने नीट क्लियर किया हुआ है, क्योंकि बिना नीट क्लियर किए कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो जिन्होंने नीट क्लियर किया हुआ है और उनको इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, तो उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं? देखिए, पहले ये है कि उन्होंने नीट क्वालिफाई कर लिया है, क्वालिफाइंग स्कोर है, नहीं मिल रहा, अपना टाइम ज़ाया ना करें। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि यहाँ पे भी 5 year + 1 डिग्री कोर्स है, वहाँ पे भी 5 year + 1 मतलब एक होता है रेजिडेंसी। ठीक, तो पहला कैसे करें वो किर्गिस्तान में? पहले वो ये देखें कि यूनिवर्सिटी खुद कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है जी। ठीक, जैसे हम देखें, हम अलाता यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब्स हैं, डॉक्टर्स हैं, PhDs हैं, मतलब कि लोग जो पढ़ाने वाले हैं या तो वो PhD करे हुए हैं अपने सब्जेक्ट में, या तो सर्जन हैं, या तो अपने सब्जेक्ट में वो महारत ऑलरेडी है। ठीक है, तो मतलब आप ये बोल सकते हैं कि टीचर्स जिन्होंने डॉक्टर बनाए हैं वो ऑलरेडी डॉक्टर बना रहे हैं। ठीक, तो हम ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे आप चयन करें। दूसरा, ऐसा ना हो कि एक माहौल होता है कि भीड़ भाड़ वाला माहौल। ठीक, फॉर एग्जांपल एक बैच में 200 250 ऐसे ना हो, 50 60 70 ऐसे हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी यूनिवर्सिटी का है, अलाता यूनिवर्सिटी का 100 बच्चे हम हर साल लेते हैं। ओके, 100, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, 100 बच्चों का भी अलग अलग क्लास बनता है। ठीक है, आप थोड़ा सा मुझे डिस्क्राइब करेंगे कि जो 100 बच्चे हैं उनमें भारतीयों का कितना प्रतिशत रहता है? हाँ, जैसे 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में लगभग 60 to 70% इंडियंस रहते हैं। ओके, 60 to 70% का मतलब यही हो गया कि 60-70 बच्चे तो हमारे हैं। हाँ, 60-70 बच्चे इंडियन हैं, बाकी इजिप्शियंस हो गए, उसमें फिर जॉर्जियंस हो गए, टर्किश हो गए, कुछ बच्चे इंग्लैंड से भी। अच्छा, क्योंकि उनको लगा कि वहाँ की महंगाई है, तो ऑलमोस्ट वी हैव लाइक 10 to 20 स्टूडेंट्स दे आर फ्रॉम इंग्लैंड। मैं सरप्राइज्ड हूँ कि इंग्लैंड से भी लोग वहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है, एजुकेशन भी सेम मिलता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और मंगोलिया से है, मैं जैसे मैंने आपको कहा 30 कंट्रीज के बहुत सारे एक दो बच्चे हर जगह से होंगे ही। हाँ, तो क्लास कैसे बनती है? जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 बच्चे आए, 100 में से 50 बच्चे इंडियंस आ गए, इंडियंस का अलग बैच बनता है, बाकी का अलग क्लास बनता है। क्यों क्लास बनता है? इंडियंस के लिए हम रखते हैं कि जिनको आराम से समझाया जाए,
पूरी तरह से इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से पढ़ाया जाए। ओके, ठीक। तो इसका भी अलग से ध्यान रखते हैं? इसका अलग से ध्यान रखा जाता है। बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कोई बाहर का बंदा है, जैसे इजिप्शियंस हो गए, ये सब हो गए, इनके लिए अलग कोर्स है। इंडियंस के लिए 5 ईयर कोर्स है, बाकी जो नेशनलिटीज़ हैं उनके लिए 6 ईयर कोर्स। 6 ईयर कोर्स क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो मोस्टली 10+2 करते हैं। बिल्कुल ठीक, 12th करते हैं, 12th के बाद अपना नीट देते हैं। करेक्ट। दूसरी जगह क्या होता है, 10+1 होता है। ओके, तो वो एक खाली साल का- 11 पढ़ते हैं। ओके। तो जो वर्ल्ड वाइड रेगुलेशन है वो ये है कि 12 ईयर का कंपलसरी होता है एजुकेशन। ओके। तो हमारे लिए जैसे बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, तो हमारे लिए ये है कि हमारे लिए 1 साल वहाँ पे कम हो जाता है। हम 10+2 करके 5 साल दे के कर सकते हैं। ठीक। और फिर दूसरी चीज़ क्या फ़ायदेमंद है इंडियंस के लिए, जैसे हमारी अलातो यूनिवर्सिटी है, एक इंडियन आपको वहाँ पे पढ़ाता है। ओके। ठीक। 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल जैसे मैं फार्माकोलॉजी पढ़ाता हूँ जी। ठीक। और भी इंडियन टीचर्स हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाते हैं, वो इंडिया से हैं। ठीक। तो उसमें क्या फ़ायदा है, एक एसेंट का फ़ायदा होता है। अगर इंग्लिश में भी बताएं कोई ऐसा नहीं होता। मुझे समझाएंगे तो मुझे वो आसानी से समझ आएगी। हाँ। ना कि कोई मुझे किर्गिस्तानी में समझाए या रशियन समझाए या अंग्रेज। हाँ, या अंग्रेज समझाए, तो वो बेनिफिट रहता है। ओके। ठीक। और फिर क्या होता है कि लेक्चर्स डिवाइडेड होते हैं, आराम से पढ़ाया जाता है, कोर्स भी कंप्लीट किया जाता है। फिर हर सब्जेक्ट का अपना प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस अलग से लिया जाता है। और कुल मिला के हमारी यूनिवर्सिटी एक ऐसा पैकेज देती है कि जिसमें बच्चा एक अच्छा डॉक्टर बन पाए। लेकिन वही बात मैंने आपसे कही, बच्चे को खुद भी मेहनत करनी है। वो तो करनी ही पड़ेगी। वो करनी पड़ेगी। ये जी। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपने दिया, ताकि जो हमारे बच्चे अगर देख रहे होंगे, जो भी हमारे दर्शक होंगे, उनको बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर वो इंडिया से बाहर किर्गिस्तान भी जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए नीट क्लियर करके, तो उनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो अगर किसी को भी एडमिशन को लेके आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर दे दूंगा नीचे, जो कि व्हाट्सएप का नंबर होगा। उसमें आप कॉल नहीं कर सकते, आप सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो, अगर आपको जाना है वहाँ पे पढ़ने के लिए, आपके कोर्स जो भी हैं, आप हमें डिटेल में लिख के बताइए और हम उसके ऊपर आगे फिर देखेंगे कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और जो भी डिटेल्स है वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हम इसको आगे आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो जाने से पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर साहब अलाटू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और मैं चाहूँगा कि वो हमें थोड़ा सा बिश्केक भी घुमा के दिखाएं। और अगर मौका मिला तो हो सकता है कि हम आपके पास विजिट करने के लिए आएंगे। और आप कैमरे में बोल रहे हैं, ठीक है, तो ज़रूर टूरिस्ट वीज़ा लेके आ जाएंगे आपके पास, और आपकी यूनिवर्सिटी का हम कैंपस टूर कराएंगे, जैसे हमने किया था जामिया हमदर्द का। हम उस तरीके से एक बार वहाँ पे कैंपस टूर करेंगे और देखेंगे कि बिश्केक कैसा है और किर्गिस्तान कैसा है। और तो जाते जाते थोड़ा सा बता दीजिए कि वहाँ पे भारतीयों को लेके कैसे कैसे होता है और किस तरह से वो हमारे बारे में सोचते हैं। क्या वहाँ पे भी लोग सड़क पे थूकते हैं? क्या वहाँ पे भी वो लोग पन्नियों का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं? क्या वहाँ पे बहुत गंदगी है? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है भारत में। देखिए, वहाँ पे क्या लोग बहुत ही इस चीज़ को लेके कंसर्न रहते हैं कि सफाई के बारे में। जी। सफाई उनके लिए प्राइमरी, वो धर्मनिरपेक्ष देश है। ओके। मतलब धर्म का कोई, वैसे वहाँ पे 90% मुस्लिम है, लेकिन कोई आपको नहीं है। हाँ, कोई वैसे प्रैक्टिस करता हुआ नहीं मिलेगा। मतलब प्रैक्टिस करता हुआ नहीं मिलेगा। कोई रिलीजियस एनफोर्समेंट नहीं है कि आपको यही करना। एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, एक्सट्रीमिज्म नहीं, बिल्कुल ठीक। और आप जो करना चाह रहे हैं, आपको जो भी करना, आप अपना इंडिविजुअल लेवल पे करिए, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन किसी और को आप फोर्स नहीं कर सकते, परेशान नहीं कर सकते, चाहे कोई भी हो, ठीक। दूसरी चीज़ आपने कहा गंदगी के बारे में, थूकने के बारे में, आप पब्लिक में नहीं कूड़ा करकट कर सकते। डस्टबिन लगे हैं, आपको डस्टबिन में करना है। आप पब्लिक में सिगरेट नहीं पी सकते, तंबाकू तो मिलता ही नहीं है पहली बार, और ना ही आप थूक सकते हैं। लोकल भी इस पे बहुत हसास है। तो वहाँ पे दाने दाने में केसर नहीं है? नहीं, वहाँ पे ना केसर है और ना ही तंबाकू है जी, वो नहीं है। बाकी ये है कि इंडियन को लेके क्या राय है। जैसे मैंने आपको कहा कि इंडियन डिप्लोमेसी बहुत अच्छी, ओके, ठीक। इंक्लूडिंग कि हमें ये भी है कि इंडियन आर्मी के बहुत ही प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं किर्गिस्तान गवर्नमेंट के साथ, ठीक। क्योंकि हम क्लोजली रहते हैं एम्बेसी के साथ, एज एन इंडियन हम रहते हैं क्लोज विद इंडियन एम्बेसी। इंडियन डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है, ठीक।
तो इंडिया उनकी नज़र में भी, किर्गिस्तान के लोगों के नज़र में भी इंडियंस का एक अच्छा वो है, क्या कहते हैं, वो हमें अच्छी नज़र से दिखते हैं। इमेज है। और दूसरी चीज़ कि मिथुन चक्रवर्ती अच्छा। वहाँ एक सेलिब्रिटी है। अच्छा। अगर एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर रखा जाए मान लीजिए किर्गिस्तान का, और एक तरफ से मिथुन चक्रवर्ती हो, तो बहुत चांस है कि बहुत चांस है कि लोग मिथुन के फेवर में आ जाए, और वो हो सकता है कि वो जीत भी जाए। हो सकता है कि मिथुन दा के चक्कर में चले जाए। और जब वो इंडियंस को देखते हैं तो हो सकता है वो इंडियन ना बोल पाए, लेकिन वो हमें कहते हैं जिमी जिमी आजा आजा। सो वो मुझको पीना है, पीने दो, मुझको ये वाला जीना है, गाना जीने उनका रहता है जी। तो उसमें ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको इमेज जो है इंडिया की उसी मूवी से मिली तो है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि वो हमारी जो इमेज है किर्गिस्तान में बहुत अच्छी है। तो वो हमें बहुत ही अपने जैसा मानते हैं और अपने जैसा देखेंगे। क्योंकि हमने ये भी कहा कि जो कोई डॉक्टर बनने जा रहा है या डॉक्टर बनना चाहता है, प्राइमरीली कुछ भी हो, देखिए एक डॉक्टर के लिए क्या ज़रूरी है, एक डॉक्टर के लिए इंसानियत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इंसान होना चाहिए पहले। दूसरी चीज़ सफाई, क्योंकि एक पूरा सब्जेक्ट ही होता है जो सफाई ही होता है, जिसको हम हाइजीन कहते हैं। तो वो चीज़ें इंसान सीख जाता है, ठीक। और कैटेगोरिकली इंसान फिर अपनी थिंकिंग में चेंज पाता है, बाकी चीज़ों में चेंज पाता है। हाँ, हो सकता है कि इंडिया में हमारे अपने प्रॉब्लम्स हो, लेकिन इतना भी नहीं कि इंडियन को नेगेटिव देखा जाए, पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी लोग देखते हैं। बाकी साफ़ सफाई वहाँ पे बहुत है, माहौल साफ़ है, क्राइम फ्री है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। होता भी कोई प्रॉब्लम है तो पुलिस का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन है, तो ऐसी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया और हमारे बच्चों को काफ़ी मदद हो जाएगी। सबने बिश्केक के बारे में, किर्गिस्तान के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर लिया और वहाँ की यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी मिल गई। और किसी को भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए या आपको MBBS के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल नहीं आ सकता। और प्रोफेसर साहब बहुत बिजी रहते हैं, उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे लिए कुछ समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप डायरेक्ट तो कनेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं रिसर्च में और पढ़ाने में, तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा या व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका थैंक यू।